दोस्तों सुनो ना, बताओ ना, मैं आपको दिख रहा हूँ क्या और आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? फाइनली, यस सर, फाइनली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। क्या हाल है? सब लोग आ गए हो? फटाफट बोलो हाँ, बोलो हाँ, फटाफट बोलो हाँ। जो लोग अभी देख रहे हो आखिरी तक बने रहोगे, 45 से 50 मिनट्स लगेगा सर पूरा रिवीजन में। आखिरी तक बने रहोगे सर, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट पूरा रिवाइज करेंगे। ऐसा भी क्या अमेंडमेंट कर दिया है इन्होंने कि हमको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट देखना पड़ेगा। मेगा डाउट सेशन नहीं है, रिवीजन सेशन है। डाउट्स मैं आपका बाद में लूंगा, आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दो। अगर आपका टेलीग्राम मैसेज पे रिप्लाई नहीं हुआ है तो प्लीज उसको टॉप अप कर दो। अब सर सुनो। हाँ सर सुनो। अरे सुनो, नलायक गधा शशीव। सर सुनो, सर रिवीजन शुरू करते हैं, ध्यान देना पूरा। अपन शुरू करके खत्म भी कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। जो लोग रिवीजन वीडियो देख रहे हो, आप लोगों को बता दूं, ये रिवीजन वीडियो है। ऐसा मत सोचना सारी चीजें समझाऊंगा, क्लास की चीजें बताऊंगा। आप लोगों के लिए रिवीजन है, आप एक बार पढ़ चुके हो तो आपको रिवीजन हेल्पफुल होगा। अगर आप पहली बार आकर के सोच रहे हो रिवीजन देखूंगा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए अगर पढ़ लिया है तो मेरे साथ साथ रिवाइज करो। कभी भी एक बार पढ़ा है तो रिवाइज कर लो, सारी चीजें याद आ जाएगी। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या होता है सर? ये एक्ट में हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करने वाले हैं। वाह वाह सर, क्या समझाया है। किसको एप्लीकेबल है सर ये एक्ट? ये एप्लीकेबल है टू दी होल ऑफ इंडिया। और सर वो इंडिया के सिटीजन जो बाहर जाकर के रुके हुए, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, एंड टू एनी एसोसिएट ब्रांच और सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया ऑफ एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। मतलब इंडियन कंपनी की बाहर कोई ब्रांच है तो सबको एप्लीकेबल हो जाएगा सर। उसके बाद आ जाते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉरेन कंपनी क्या होती है? फॉरेन कंपनी मतलब इन्होंने बोला एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। अगर आप इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुए तो आप फॉरेन कंपनी के डेफिनेशन में आ जाओगे। इट विल इंक्लूड फोर थिंग्स। इट विल इंक्लूड सेक्शन 379, जो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 379 है, उसमें जो फॉरेन कंपनी है वो इंक्लूड होगा। दूसरा, सब्सिडरी ऑफ अ फॉरेन कंपनी, अगर किसी फॉरेन कंपनी का सब्सिडरी है वो भी इंक्लूड होगा। तीसरा, रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी विल बी इंक्लूडेड एंड मल्टीनेशनल कंपनी विल बी इंक्लूडेड। सर मल्टीनेशनल कंपनी क्या होती है? हिंदुस्तान यूनिलीवर या फिर रिलायंस मल्टीनेशनल कंपनी हो गई? भैया मल्टीनेशनल कंपनी वो इंक्लूड होगा जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुआ है और उसका दो या दो से ज्यादा कंट्री या टेरिटरी में क्या है, सब्सिडरी प्लेस या सब्सिडरी ब्रांच या प्लेस ऑफ बिजनेस, या सर दो से ज्यादा कंट्री या टेरिटरी में क्या है, बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं। इन दैट केस दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज फॉरेन कंपनी। सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। सर एनी डोनेशन, डिलीवरी और ट्रांसफर मेड बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी आर्टिकल, करेंसी और सिक्योरिटी। आर्टिकल के बारे में एक पॉइंट है सर, वो मैं आपको बताऊंगा। करेंसी के बारे में पॉइंट ये है सर, अगर आपने आईएनआर या फॉरेन करेंसी मिलाया तो दोनों इंक्लूड होगा। और सिक्योरिटीज के बारे में क्या पॉइंट है सर? सिक्योरिटीज मतलब जो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में जो सिक्योरिटीज है वो डेफिनेशन भी यहां पे आ जाएगा, और फेमा वाले सिक्योरिटीज का डेफिनेशन भी आ जाएगा। मतलब सर बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है। सर आर्टिकल के बारे में क्या स्टार क्या लगा रखे सर आपने? हर आर्टिकल स्टार थोड़ी होता है सर। सुनो, आर्टिकल के बारे में क्या पॉइंट है? आर्टिकल के बारे में पॉइंट ये है सर, अगर कोई आपको आर्टिकल एज अ गिफ्ट मिला जिसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम है और आप उसको पर्सनल यूज के लिए यूज करने वाले हो तो उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा सर। यहां पे रिलेटिव होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बस उसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अच्छा। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सुनो ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा सर। अब मेरी बात सुनो, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा अगर आर्टिकल आपको गिफ्ट मिली है, पर्सनल यूज जरूरी है सर, गिफ्ट जरूरी है, मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपए से कम, इंडिया में होना चाहिए। डीम्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन सर, कुछ चीजों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। अगर एक पर्सन जिसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिला है वो अगर किसी और पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर कर रहा है आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी का, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। दूसरा, अगर आप वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन को इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट ले रहे हो उस पर, तो उसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान लिया जाएगा। और तीसरा सर, तीसरा, अगर आपको वो प्रिंसिपल अमाउंट या इंटरेस्ट अमाउंट जिस पे भी मिला करके कोई भी अदर इनकम आ रहा है ना, जैसे कि रेंटल इनकम, म्यूचुअल फंड का इनकम, ये सारी चीजें सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन मान ली जाएगी। लेकिन कुछ चीजें फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में नहीं आएगा दोस्तों। क्या नहीं आएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन के डेफिनेशन में? अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट ने आपको अमाउंट चार्ज किया है, कोई फॉरेन स्टूडेंट से पैसे लिए हैं, या फिर सर अमाउंट बाय वे ऑफ फीस, अगर ट्रेनिंग या वर्कशॉप या सेमिनार कंडक्ट किया उसकी फीस का पैसा है। और तीसरा सर, अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या सर्विस का पैसा है जो आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में
प्रोवाइड करते हो तो वो यहां नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा सर ये सब? क्योंकि ये सब ना कहीं फेमा में कवर हो जाता है। तो सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन में इसको इंक्लूड नहीं करोगे। उसके बाद सर आ जाओ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मतलब एनी ऑफर इन कैश और काइंड मेड बाय अ फॉरेन सोर्स। अगर फॉरेन सोर्स कर रहा है फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विथ व्हाट, ट्रैवल का फ्री कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें अगर आपने किसी के लिए फ्री कर दी है ना तो उसको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी कहेंगे। लेकिन सर अगर प्योरली कैजुअल ऑफर है तो उसको आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं बोलोगे। सर फॉरेन सोर्स क्या होता है? जो दिल से हिंदुस्तानी नहीं है। फॉरेन सोर्स क्या होता है सर? आप नाम लो, वो फॉरेन सोर्स है। फॉरेन सोर्स मतलब क्या सर? गवर्नमेंट हो गया बाहर का फॉरेन सोर्स, गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल एजेंसी हो गई। सर कुछ पॉइंट्स में आपको याद करने बोलूंगा वो कर लो, बाकी तो नॉर्मल है। जैसे बाहर का गवर्नमेंट है, जो फॉरेन कंट्री या टेरिटरी का गवर्नमेंट है, एफसीटी मतलब फॉरेन कंट्री या टेरिटरी, वो तो है फॉरेन सोर्स। उसके अलावा क्या सर? कोई इंटरनेशनल एजेंसी है तो वो फॉरेन सोर्स में आ जाएगी। लेकिन सर यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, ये सारे जिसमें इंडिया भी एक पार्टिसिपेंट है, वो फॉरेन सोर्स में नहीं आएगा सर। फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स में आ जाएगा। एनी कंपनी अदर देन फॉरेन कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ फॉरेन कंट्री या टेरिटरी। इन्होंने जनरल ऐसे ही बोल दिया सर कि कोई भी और कंपनी हो जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई हो, और सर मल्टीनेशनल कंपनीज, सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन कंट्री। सर अगर कोई बंदा इंडिया का सिटीजन है ना तो उसको फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर इंडिया के बाहर का सिटीजनशिप है ना तो उसको फॉरेन सोर्स माना जाएगा। अगर सर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, क्या उसको भी फॉरेन सोर्स बोलोगे? हाँ, अगर उस कंपनी जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है ना उसका आधा से ज्यादा नॉमिनल वैल्यू जो है शेयर कैपिटल का, कौन होल्ड करता है सर? या तो फॉरेन गवर्नमेंट या फिर फॉरेन कंपनी या फिर सर कोई भी ट्रस्ट या सोसाइटी जो बाहर की कंट्री में है, तो उसको इंडियन कंपनी नहीं फॉरेन कंपनी माना जाएगा। लेकिन सर एक एक्सेप्शन है, जो आप शेयर कैपिटल में नॉमिनल वैल्यू होल्ड करते हो ना, वो अगर फेमा के लिमिट्स के अंदर होल्ड करते हो तो फिर सर आपको फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, तो फिर आपको इंडियन ही माना जाएगा। उसके अलावा सर ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, फॉरेन ट्रस्ट या फाउंडेशन सर, या फिर कोई भी ट्रस्ट या फाउंडेशन इंडिया का भी हो सकता है, अगर वो मेनली फाइनेंस होता है फॉरेन कंट्री या टेरिटरी से, या फिर सर कोई भी सोसाइटी, एसोसिएशन या क्लब जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है। सर ये जो लास्ट के 4 पॉइंट है ना, ट्रेड यूनियन, ट्रस्ट, ये वाला एक बार याद कर लो सर। ट्रेड यूनियन कहीं भी रजिस्टर्ड हो, ट्रस्ट अगर बाहर का है, ट्रस्ट अगर कहीं का भी हो, अगर वो मेजरली फॉरेन से फाइनेंस हो रहा है, या फिर सर कोई सोसाइटी, एसोसिएशन या क्लब। सर ये क्यों मैंने याद करने बोला? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ना आ जाता है तो आपको टेंशन हो जाता है, अरे कवर्ड था कि नहीं कवर्ड था, तो सर बेटर है याद कर लेने का। सर उसके बाद रिलेटिव का डेफिनेशन इन्होंने बोला, कंपनीज एक्ट के हिसाब से रिलेटिव का डेफिनेशन, पापा मम्मी भाई बहन वो सब जो कंपनीज एक्ट में अपन ने देखा। अब सर सुनो, सेक्शन 3 से लेकर के सेक्शन 10 तक क्या पढ़ते हैं हम? सेक्शन 3 से सेक्शन 10 तक पढ़ते हैं रेगुलेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। पहले तो कुछ लोगों को मना करेंगे, फिर उन्हीं को बोल देंगे भाई कोई बात नहीं तू पैसे ले लेना, और फिर अपन फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, मेरी बात सुनते जाना, सब चीज समझ आएगा। 8 लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना किया गया है। 8 लोग हैं जिनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने से मना किया गया है, एकदम प्रोहिबिटेड है। कौन से लोग सर? पहले पॉलिटिक्स से रिलेटेड 4 लोग। कौन कौन? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, कैंडिडेट of election, member of legislature, political party or office bearer thereof, or organization of political nature। ये 4 लोगों को आप नहीं मानोगे क्या? सॉरी, इन 4 लोगों को फॉरेन कंट्रीब्यूशन अलाउड नहीं है। सर कौन से 4 लोग हैं बोलो? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, member of legislature, political parties or office bearer thereof, or organization of political nature। ये 4 लोग हो गए सर पॉलिटिक्स से रिलेटेड। एक और 4 लोग थे सर जो गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट, और एम्प्लॉय ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट का कोई भी बॉडी, कोई भी कॉर्पोरेट या कुछ भी है ना, उसमें अगर कोई भी एम्प्लॉय है तो आप पैसे नहीं ले सकते बाहर से, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। उसके बाद सर 3 पॉइंट रिलेटेड था न्यूज वालों से। एक तो अगर आप न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हो, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे हो, तो उसके कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, कॉलमनिस्ट, कॉरेस्पॉन्डेंट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, पब्लिशर, अगर आप प्रिंट बिजनेस में हो। लेकिन सर अगर आप प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट के बिजनेस में हो तो वो एसोसिएशन या कंपनी जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व है, और उनके सर कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर। सर डब्बे में बनाए ताकि आपको याद रह जाए। अगर कोई प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट के बिजनेस में, किस चीज के प्रोडक्शन या ब्रॉडकास्ट में? सर ऑडियो का, ऑडियो विजुअल न्यूज का, या कोई भी ऐसा न्यूज जो मास कम्युनिकेशन के थ्रू स्प्रेड होता है। ये हो गया सर डायरेक्टली आप प्रोहिबिटेड हो। उसके अलावा पार्ट 2 जो है ना, वो कहता है कि भैया आप इनडायरेक्टली भी पैसे नहीं ले सकते। मतलब आपको हमने मना कर दिया कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, हमने योगी जी को अगर मना कर दिया तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि कोई और लेकर के योगी जी को दे देगा, हम आपको इनडायरेक्टली भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं लेने देंगे। सर सेक्शन 4, मेरी बात सुनो, सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन टू हुम सेक्शन 3 इज नॉट एप्लीकेबल, हमने तुमको प्रोहिबिट कर दिया था। प्रोहिबिट का मतलब होता है टेक्निकली तुमको 1 रुपए भी मिलने नहीं चाहिए, लेकिन सर यहां पे कुछ चीजें हैं जहां पे हम आपको बोलेंगे पैसे तुम ले सकते हो। सर सेक्शन 4 क्या कहता है? अगर इन चीजों के लिए पैसे ले रहे हो ना, तो सेक्शन 3 वाले तुम भी पैसे ले सकते हो। कौन सी चीजों के लिए पैसा ले रहे हो सर? सैलरी, स्टाइपेंड आर टू बैड,
क्या बोल रहे हो सर? वो तो हमको पता है, लेकिन सर सैलरी स्टाइपेंड आर टू बैड, मतलब यहाँ पे ये याद करना है सैलरी, अगर आप सैलरी ले रहे हो, सैलरी वेजेस या रेम्यूनरेशन ले रहे हो, आप अपने लिए आपने कोई सर्विस प्रोवाइड किया तो आप एग्जेम्प्ट हो गए, आप प्रोहिबिटेड नहीं रहोगे, आप आराम से पैसे ले सकते हो। दूसरा सर, पैसे मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ना माफ कर देना, पैसे मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। दूसरा सर, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है या स्टाइपेंड मिल रहा है और पेमेंट ऑफ लाइक नेचर मिल रहा है तो वो आप ले सकते हो। R2 सर, R2 मतलब क्या? एक रेमिटेंस का पॉइंट है, एक रिलेटिव का पॉइंट है। अगर आप अपने रिलेटिव से ले रहे हो तो आप पैसा ले सकते हो, या फिर सर अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में रेमिटेंस करवा रहे हो ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो फेमा के कंप्लायंस में है तो आप पैसा ले सकते हो। BAD सर, बी अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैसे ले रहे हो, वो बिजनेस इंडिया में किया हो या बिजनेस इंडिया के बाहर किया हो। ए, एजेंट के तौर पे ले रहे हो सर, अगर आपने फॉरेन सोर्स और इंडिया के गवर्नमेंट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करवाया और उसके लिए एजेंट के तौर पे पैसे ले रहे हो तो वो ले सकते हो। और डी क्या सर? डेलीगेशन, अगर आप इंडियन डेलीगेशन मतलब बाहर इंडिया कहीं रिप्रेजेंट करने जा रहे हो तो कोई भी गिफ्ट या प्रेजेंटेशन ले सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल एप्लीकेबल होगा। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो क्या इंपॉर्टेंट है सर? इंपॉर्टेंट ये है कि भाई रिलेटिव, भाई अगर रिलेटिव से पैसा ले रहा है ना, तू नहीं, कोई भी दुनिया में अगर रिलेटिव से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले रहा है ना, तो अगर एक फाइनेंशियल ईयर में उसका अमाउंट अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? FC1 में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। सर 2 मार्क का क्वेश्चन अभी गए वाले अटेम्प्ट में, कितना सर? FC1 में आपको 30 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अगर सर, सिर्फ और सिर्फ अगर आपका 1 लाख से ज्यादा है। सर ये किसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा? जो सेक्शन 3 में प्रोहिबिटेड है वो लोग, कि कोई भी? सर कोई भी अगर रिलेटिव से पैसा ले रहा है ना, उसको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अब सर सेक्शन 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, मैंने आपको बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स को देख करके, आपके गोल्स को, आपके आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड को देख करके क्या कर सकता है? आपको एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर सकता है। जैसे ही आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करेगा ना, तो क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा? तो आप ना प्रोहिबिटेड हो जाओगे सेक्शन 3 के अंडर। पर सर कोई हलवा तो नहीं है ना किसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर कर देना। तो लॉ ने बोला कि भाई तू जब डिक्लेयर करने वाला है ना किसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर, तो एक बार उसको इन्फॉर्म कर देना, एक बार उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे देना, एक बार उसको सारे ग्राउंड्स इन्फॉर्म कर देना और उसको 30 डेज देना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। अगर वो कुछ रिप्रेजेंटेशन देता है तो उसको कंसिडर कर लेना, नहीं देता है तो फिर तू डिक्लेयर कर लेना। सर वो जो 30 डेज का टाइम पीरियड क्या एक्सटेंड हो सकता है? हाँ सर, कॉन्डोनेशन फॉर डिले मिलेगा अगर आपने सफिशिएंट कॉज दिखाया है तो। अब सर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर होता क्या है? आप किसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बोलोगे? सर मैंने क्या बोला पता है? किसी का भी अगर ऑब्जेक्टिव या आइडियोलॉजी प्रोपेगेटेड जो है ना, वो अगर पॉलिटिकल नेचर का है, एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने जैसा है, तो आप उसको क्या बोल सकते हो? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर। सर मैंने टेबल के फॉर्म में बना रखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है सर? एनी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है एज पर द मेमोरेंडम, या फिर सर कोई ट्रेड यूनियन जो प्रमोट करता है पॉलिटिकल गोल्स, या फिर कोई वॉलंटरी एक्शन ग्रुप, मतलब सर वो कभी कभी एक्टिवेट होते हैं, अगर वो पॉलिटिकल नेचर या पार्टिसिपेट्स इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, या फिर सर फ्रंट और मास ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट यूनियन, वर्कर यूनियन, यूथ फोरम, ये सब जो लोग होते हैं ना जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ एक 3 शब्द 3 अल्फाबेट्स दिमाग में आ रहे हैं? JNU, ठीक है सर? JNU सर, सुनो ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर्स, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, लैंग्वेज एक्सेट्रा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मर वर्कर्स, ये लोग जो होते हैं ना सर, इन लोगों को भी आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बोल सकते हो अगर ये लोग सर पॉलिटिक्स को किसी तरह बढ़ावा देते हैं या फिर सर ये पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव रखते हैं। लेकिन सर इन लोगों को तभी डिक्लेयर करना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर अगर ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अगर सर ये ह्यूमन राइट्स के लिए या फिर नेशन इंटरेस्ट के लिए कुछ काम कर रहे हैं तो उनको पॉलिटिकल पार्टी बता करके कोई मतलब नहीं है। अगर ये एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इंक्लूड करना, या फिर सर कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन जो भारत बंद, जो हड़ताल, रास्ता रोको, जेल भरो, जेल रोको, ये सब फालतू चीजों में इन्वॉल्व होते हैं ना, उन लोगों के भी आप ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर बोल सकते हो। लेकिन सर अगर कोई अच्छे कॉज के लिए अगर जेल रोको, जेल भरो कर रहे हैं तो फिर उसको पॉलिटिकल नेचर क्या हो गया? उसमें देखो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या, तभी आप उनको क्या करना? उनको जेल में भर देना। जेल में भर देना नहीं भाई, उनको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना। अब सर सुनो, जब आपको किसी को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर डिक्लेयर करना होता है ना, तो आप उसको नोटिस भेजोगे और ग्राउंड्स बताओगे, वो रिप्रेजेंटेशन देगा अपना, जो भी हो। जिस दिन आप नोटिस भेजोगे ना, उसका 120 दिन के अंदर आप अपना ऑर्डर पास कर देना, और अगर 120 दिन में नहीं कर पाए तो 60 दिन और ले लेना, और लेकिन उससे ज्यादा मत लगाना, उससे ज्यादा में उसके बाद अगर तुमको करना है तो तुमको फ्रेश नोटिस इशू करना पड़ेगा।
सर ये सेक्शन 345 था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर सेक्शन 5 था। सेक्शन 6 क्या कहता है सर? कुछ लोग हैं जिनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना अलाउड नहीं है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना अलाउड नहीं है, लेकिन अगर तुमको लेना है ना तो तुमको सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर 5 लोग कवर्ड हैं इसमें, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस बेरर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। उसके अलावा सर गवर्नमेंट के 3 लोग, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और कौन हो गया? एम्प्लॉई ऑफ एनी बॉडी, कॉर्पोरेट और बॉडी कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। तो सर 5 लोग कौन कौन हो गए? 2 पॉलिटिक्स के, 3 सरकार के। पहला मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, दूसरा ऑफिस बेरर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, उसके अलावा सर जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉई किसी भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी का। तो सर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? सुनो दोस्तों, आप लोग ना मेरे साथ साथ सुनते जाओ, मेरे साथ साथ बोलते भी जाओ, तभी आपको याद होगा। सर वैसे बैठ करके ऐसे बोलो हाँ मज़ा आ रहा है, बोल और बोल, तो नहीं काम चलेगा। आपको मेरे साथ साथ बोलते रहना पड़ेगा। तो प्लीज़ बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ वो दिमाग में घुसेगा अच्छे से, ठीक है? सर ये 5 लोगों को ना फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। सर सुनो ना, लेकिन अगर ये 5 लोग में से कोई भी अगर फॉरेन ट्रैवल पे थे, विजिट आउटसाइड इंडिया में थे और उनको इमरजेंसी मेडिकल एड लेना पड़ा ऑन अकाउंट ऑफ अ सडन इलनेस, देन इन दैट केस यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू टेक अप्रूवल। नो सच परमिशन इज नीडेड वेयर इमरजेंट मेडिकल एड ऑन अकाउंट ऑफ सडन इलनेस कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग अ विजिट आउटसाइड इंडिया। पर सर आप अगर बाहर गए थे और आपने मेडिकल ट्रीटमेंट लिया भी है ना, तो आपको विद इन 1 month ऑफ रिसीट ऑफ सच फॉरेन हॉस्पिटैलिटी यू विल हैव टू इंटीमेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाउ विल यू इंटीमेट सर? हाउ विल यू इंटीमेट? देयर इज अ फॉर्म यू विल हैव टू इंटीमेट। इंटीमेशन में आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मिला, द रिसीट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, द सोर्स ऑफ सच फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इन द अप्रॉक्सिमेट INR वैल्यू। अब सर इंटीमेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एड है, 1 लाख के ऊपर का अगर मेडिकल एड ले रहे हो तो आपको इंटीमेशन करना पड़ेगा। सर आपने बोला ये 5 लोगों को अगर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है तो परमिशन लेना पड़ता है। किसका परमिशन लेना पड़ता है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन अप्रूवल देता है? मोदी जी? नहीं सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अप्रूवल देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा इन फॉर्म EC2, फॉर्म FC2 ई फॉर्म FC2 में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कितने समय दोगे सर? जब आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना है ना, उसके ऑर्डिनरीली 2 वीक्स पहले आपको देना पड़ेगा। लेकिन सर ऑर्डिनरीली है, मतलब हमने मैंडेटरी नहीं किया है। जब आप एप्लीकेशन दोगे उसके साथ दोनों में से कोई एक चीज दे देना, या तो होस्ट या होस्ट कंट्री ने बुलाया है उसका इन्विटेशन लेटर दे देना, या फिर अगर आप सरकार की तरफ से जा रहे हो ना, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस फ्रॉम द कंसर्न मिनिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्पॉन्सर्ड विजिट है, मतलब पैसा हम दे रहे हैं और आप जाके घूम के आओ। और सर अगर इमरजेंसी मेडिकल एड ले रहे हो तो आपको 1 महीने के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा। सर यहाँ पे कुछ केसेस है जो प्लीज आप रीड कर लेना, क्लास में नहीं कवर करूंगा मैं अभी। कुछ केसेस हैं सर जिसके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का अप्रूवल नहीं लगेगा आपको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब ये जो ऊपर वाले लोग हैं ना, इनको भी इन केसेस में अप्रूवल नहीं लगेगा। जैसे कि अगर वो खुद के खर्चे पे जा रहे हैं, भाई तो खुद के खर्चे पे जा रहे हैं तो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी ले ही कहां रहे हैं? तो सर वैसे कुछ केसेस हैं जहां पे आपको नहीं अप्रूवल लगेगा। सर आप ऐसे छोड़ के क्यों पढ़ा रहे हो? 3 मार्क का आता है FCRA, एक बारी 6 मार्क का आया था, तो 3 मार्क के लिए कितना घुसोगे? PhD कर लोगे FCRA में? सर मेरी बात सुनो, अरे सुनो दोस्तों, सर सुनो, सेक्शन 7 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक बार अगर आप एक एसोसिएशन हो जो रजिस्टर्ड है, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है या फिर प्रायर परमिशन है, और उस प्रायर परमिशन या सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाया, तो वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, चाहे सामने वाला कोई भी हो, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो पर्सन शेल हु इज रजिस्टर्ड और ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और हैज ऑब्टेन्ड अ प्रायर परमिशन एंड हैज रिसीव्ड एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन shall not transfer it to any other person। सर पहले हुआ करता था इतना परसेंट ट्रांसफर कर सकता है, इसका अप्रूवल लेके ट्रांसफर कर सकता है, अभी कुछ नहीं है सर, कतई नहीं कर सकता। सेक्शन 8 वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन सर, एग्जाम में दिख जाएगा, मस्त 3 मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज फॉरेन कंट्रीब्यूशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। सर आप अगर बाहर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन ला रहे हो तो उसको किस पर्पस के लिए यूज करोगे? यू विल यूटिलाइज इट ओनली फॉर द पर्पस फॉर विच यू हैव बीन रिसीव्ड। आपने अगर क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया है तो उसमें एक क्वेश्चन है कि आपने जो पैसे लिए थे वो आपने 1 2 3 ABC काम के लिए लिया था, और आपने उस पैसे का D काम किया, तो आप नहीं कर सकते सर। जिस पर्पस के लिए लाया है उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करो, सबसे पहला। दूसरा, सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट बी इन्वेस्टेड इन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब क्या होता है सर? 2 तरह का बिजनेस हो सकता है। या तो आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वेयर देयर इज अ रिस्क ऑफ अप्रिशिएशन और डेप्रिशिएशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड सच रिस्क इज लिंक्ड टू द मार्केट फोर्सेस, जैसे कि सर आपका म्यूचुअल फंड में या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हो गया। या फिर सर आप अक्षय कुमार वाली स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब एक ऐसे स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हो विच प्रोमिसेस हायर रिटर्न्स लाइक चिट हो गया, लैंड या सिमिलर एसेट्स विच आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ सच एसोसिएशन, तो भाई मत करना। लेकिन अगर आप कोई डेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सर, डेट बेस्ड सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो उसको स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं माना जाएगा। शशि क्या मजाक कर रहे हैं, तो रुक जाना प्लीज।
सर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस क्या होता है सर? वो मैं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन आप किसी भी हालत में 20% से ज्यादा एडमिन एक्सपेंस नहीं कर सकते। मतलब 100 रुपए अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए हैं तो मैक्सिमम 20 रुपए करना। अगर 20 रुपए से ज्यादा करना है ना तो एक बार जाके सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल ले लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो समझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई भाई तेरे को 20% से ज्यादा एडमिन एक्सपेंस करने की। उसके बाद मेरी बात सुनो। सर एडमिन एक्सपेंस क्या होता है और क्या नहीं होता है? सर एडमिन एक्सपेंस क्या होता है वो तो बहुत बेसिक है, मतलब बहुत चिंदी है, कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। जैसे कि सर सैलरी वेजेस हो गया, जो भी एग्जीक्यूटिव है या जो भी गवर्निंग कमेटी के आपके लोग हैं उन लोगों का सैलरी हो गया, या कोई भी पर्सनल जो रिस्पॉन्सिबल है मैनेजमेंट के लिए वो उसकी सैलरी क्या हो गई? एडमिन एक्सपेंस हो गई। उसके अलावा सर यूटिलिटी का खर्चा, अकाउंटिंग कॉस्ट, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस, व्हीकल का मेंटेनेंस एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, राइटिंग ऑफ रिपोर्ट का कॉस्ट, रेंट एंड रिपेयर का कॉस्ट, ये सारी चीजें सर एडमिन एक्सपेंस में आती है। मैं आपको याद करना नहीं सजेस्ट करता हूं यहां पे, लेकिन फिर भी शॉर्टकट है AWLR SUV, आप उस तरीके से याद कर सकते हो। लेकिन सर सुनो, लेकिन दोस्तों सुनो, व्हाट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एडमिन एक्सपेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि आपका ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन प्रोवाइड करना, तो एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जो टीचर का खर्चा है ना वो आपका एडमिन एक्सपेंस नहीं है दोस्त, वो आपका क्या एक्सपेंस है? वो आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का एक्सपेंस है। तो इन दैट केस द सैलरी पेड टू द टीचर्स विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एडमिन एक्सपेंस। टू थिंग्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द एडमिन एक्सपेंस। फर्स्ट, इफ यू आर एन एसोसिएशन व्हिच इज एंगेज्ड इन रिसर्च और ट्रेनिंग, इफ यू आर एंगेज्ड इन रिसर्च, स्क्रीन पे मत देखो, मेरी बात सुनो। इफ यू आर एन एसोसिएशन एंगेज्ड in research or training and you are paying salary to the personnel for what? For training or for research. Research मतलब क्या सर? They are collecting the field data and they are analyzing it. In that case the salary will not be included. दूसरा सर, अगर आप हॉस्पिटल हो और डॉक्टर की सैलरी दे रहे हो, टीचर हो और स्कूल हो और टीचर की सैलरी दे रहे हो, मतलब सर आप अपने ऑब्जेक्टिव का, जो भी आपका एसोसिएशन का ऑब्जेक्टिव है, इन फर्दरेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्टिव वॉट एवर कॉस्ट यू आर डायरेक्टली पेइंग विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एडमिन एक्सपेंस। तो सर इसको 20% में इंक्लूड मत करना, बाकी छोटे छोटे जो खर्चे हैं चलाने के उसको एडमिन एक्सपेंस में इंक्लूड कर लेना। उसके बाद सर सेक्शन 9, पावर ऑफ सीजी टू प्रोहिबिट रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन इन सर्टेन केसेस। मतलब सर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाने से या यूटिलाइज करने से या कुछ भी करने से आप पे रेस्ट्रिक्शन या प्रोहिबिशन लगा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कब करेगा सर? 5 ग्राउंड में सेंट्रल गवर्नमेंट आपको परेशान कर सकता है। पहला, वेयर द फॉरेन कंट्रीब्यूशन दैट यू आर ब्रिंगिंग इन इज लाइकली टू प्रेजुडाइज, पहला सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दूसरा पब्लिक इंटरेस्ट, तीसरा फ्रीडम एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन और टू एनी लेजिस्लेचर, चौथा फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, एंड फिफ्थ हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, सोशल और अदर कास्ट एंड कम्युनिटीज। मतलब सर शांति भंग कर रहा है, इलेक्शन पे इंपैक्ट ला रहा है, या फिर फ्रेंडली रिलेशंस इंपैक्ट कर रहा है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में या फिर सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को इंपैक्ट कर रहा है, इन दैट केस व्हाट वी विल डू, वी विल नॉट अलाउ यू और वी विल इंपोज सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस एंड प्रोहिबिशन। सर सेक्शन 10 क्या कहते हैं? पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। सर अगर आपने बिना अप्रूवल लिए या फिर इस एक्ट के किसी भी कॉन्ट्रावेंशन में इफ यू हैव अक्वायर्ड एनी आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी, रिसीव्ड एनी आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट में after inquiry pass an order that you will not pay, deliver or transfers or otherwise deal in such article currency or security. But however if you end up डीलिंग, मतलब आप पे प्रोहिबिशन ऑर्डर लग गया था, इसको कहते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर। अगर आप पे प्रोहिबिटरी ऑर्डर लग गया था कि भाई इसको इस पे डील मत करना तू और इसको वैसा का वैसा रख ले, और अगर आपने उस पे फिर भी डील किया ना, तो सेक्शन 34 है सर आगे जो आपको पेनल्टी बताती है। व्हाट इज सेक्शन 34? इट सेज जेल अप टू 3 इयर्स और फाइन और बोथ। और अगर कोर्ट चाहे ना तो जितनी मार्केट वैल्यू है आर्टिकल करेंसी और सिक्योरिटी की, उतना आप पे क्या लगा सकती है? उतना आप पे फाइन भी लगा सकती है। अगर वो चाहे तो एडिशनल फाइन लगा सकती है। सर ये जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर है ये कैसे सर्व करोगे आप? सर पहला, या तो आप जाकर के डिलीवर या टेंडर कर दो, कहां पे दोगे? जहां पे भी उनका उसको दे दो या उसके ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट को दे दो। सर रजिस्टर्ड पोस्ट, एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट, इस तरीके से बेच सकते हो। कहां भेजोगे? जहां वो रहते हैं या फिर जहां उनका बिजनेस चल रहा है। अगर ये नहीं है ना, अगर आप वहां पे गए और वो बंदा नहीं मिल रहा है तो उसके दरवाजे पे चिपका के आ जाना, 5 से 2 विटनेस को बुलाना और उनका सिग्नेचर ले लेना। फालतू प्रोसीजर है सर, लेकिन हमारे कोर्स में है तो अपने को क्या करना पड़ेगा? रीड तो करना ही पड़ेगा। सेक्शन 11 से लेके बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16 तक हम थर्ड पार्ट में आ गए। अब हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहां से खेल शुरू होता है। सर सुनो, सेक्शन 11, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन से पर्सन को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा सर? एनी पर्सन पर्सन हैविंग अ डेफिनेट व्हाट? कल्चरल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, रिलीजियस और सोशल प्रोग्राम। मतलब सर आप इन प्रोग्राम में इन्वॉल्व हो, यू विल नॉट एक्सेप्ट एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन अनलेस यू हैव ऑब्टेन्ड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और यू हैव ऑब्टेन्ड प्रायर परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके जो फॉर्म्स है सर वो थोड़ी देर में हम नीचे देखेंगे। अब सर सुनो, अगर आपने आपको परमिशन दे दिया गया था और बाद में पता चला आपने किसी
किसी टर्म्स या कंडीशंस का वायलेशन किया है तो यू विल बी गिल्टी एंड सच पर्सन विल नॉट बी अलाउड टू यूटिलाइज द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट और रिसीव द अनरिसीव्ड अमाउंट विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सर अगर आप गिल्टी पाएगा तो आपको हम रोक देंगे। उसके अलावा सर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में ये भी बताएगा कि कौन कौन पैसे मंगवा सकता है, क्या काम के लिए मंगवा सकता है, क्या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, क्या सोर्स होगा, वो सारी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट सर? व्हाट इज इंपॉर्टेंट? सेक्शन 12। लेकिन एक लास्ट पॉइंट सर सेक्शन 11 का, अगर आपने प्रायर परमिशन लिया है और 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मंगवाने की बात कर रहे हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन के नाम पे, तो इन दैट केस यू आर अलाउड टू रिसीव इट इन इंस्टॉलमेंट। द ओनली कंडीशन इज दैट बिफोर ब्रिंगिंग इन द सेकंड और सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट इंश्योर दैट जो पहले इंस्टॉलमेंट लाया है उसका 75% यूज हो गया है। बिफोर ब्रिंगिंग इन द सेकंड और सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट इंश्योर दैट जो पहले इंस्टॉलमेंट लाया है उसका 75% से ज्यादा यूज हो गया है। उसके बाद सर आप ला सकते हो पैसे इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक प्रायर परमिशन लो, इंस्टॉलमेंट में पैसे लेके आते रहो। सेक्शन 12 क्या है सर? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 12 क्या है? ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर प्रायर परमिशन चाहिए तो प्रोसेस क्या है? स्टेप 1, यू विल हैव टू ओपन एन एफसीआरए अकाउंट। कहां खुलवाओगे सर? एसबीआई के न्यू दिल्ली ब्रांच में। और कहां सर? न्यू दिल्ली में कहां? संसद मार्ग में। ठीक है, संसद मार्ग में जाकर के एसबीआई एक एफसीआरए अकाउंट खुलवा लेना। वो एक्सक्लूसिव अकाउंट होगा जहां पे आप पैसे रिसीव कर सकते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब सर जब अकाउंट खुलवा लिया ना, अकाउंट खुलवाने के बाद एप्लीकेशन दो। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए तो फॉर्म FC3A भरो, और अगर आपको प्रायर परमिशन चाहिए तो FC3 भी भरो। सर 3A के साथ आपको 10,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी, 3B के साथ 5,000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। और उस एप्लीकेशन में ये भी मेंशन करो कि हमने FCRA अकाउंट खुलवा लिया है और उसका डिटेल क्या है। और सर उसके साथ एक अनेक्शर भी अटैच करो। क्या अनेक्शर अटैच करोगे? जो प्रोफॉर्मा AA इसी एक्ट में जो अनेक्शर दे रखा है उसी को अटैच करो। और सर ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको लेकर के पोर्टल पे ई फॉर्म में अपलोड कर दो। और सर सुनो, जब आप एक एफसीआरए अकाउंट खुलवा लोगे ना, तो उसके बाद अगर कोई भी और अकाउंट खुलवा रहे हो, क्या चीज के लिए खुलवा रहे हो सर? उस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को यूटिलाइज करने के लिए। तो जो भी नया अकाउंट खुलवाओगे ना, उसको 15 डेज के अंदर अंदर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट कर देना इन फॉर्म FC6D कि भाई हमने नया अकाउंट खुलवाया है पैसों को यूटिलाइज करने के लिए। सर अब जब आप एप्लीकेशन दोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, या तो वो एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। रिजेक्ट करने के पहले सर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और सर अगर वो प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं है तो आपका रिजेक्ट कर देगा। लेकिन सर एक्सेप्ट कितने दिन में करेगा? तो लॉ कहता है सबसे पहले तो वो इंक्वायरी करेगा कि भैया सब ठीक है कि नहीं, और वो सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 का कंप्लायंस देखेगा। अगर पूरा मीट हो जाता है तो 90 दिन के अंदर अंदर आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। 90 दिन में नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपना रीजंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सर अगर एक पर्सन है जिसका COR सस्पेंड हो गया था, तो वो सर एप्लीकेशन करने के लिए यहां पे एलिजिबल नहीं है। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल इफ COR और PP ग्रांटेड अर्लियर इज सस्पेंडेड एंड सच सस्पेंशन इज एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे मैंने सर आपको क्लास में बताया था, मिशनरीज ऑफ चैरिटीज जो है मदर टेरेसा का ट्रस्ट, उनका अभी COR सस्पेंड हो रखा है। तो सस्पेंड हो रखा है ना, तो जाके वो फ्रेश एप्लीकेशन ऑब्वियसली नहीं कर सकते क्योंकि उनका COR सस्पेंड हो रखा है। सर ये GW के अलावा बाकी कोई जाग रहा है क्या क्लास में, कि मैं एक जन को पढ़ा रहा हूं? अरे बोलो, कोई और जाग रहा है? दोस्तों कितना सोगे? आज ही बोला मैंने, सो के सारे सपने हासिल कर लोगे क्या? अरे बोलो हाँ। धैर्य नालायक कहीं का। सर सुनो दोस्तों, सुनो। सर शिव गायब हो गया। जागते रहो। सर थोड़ा पार्टिसिपेट करो ना, है? सर सुनो, सेक्शन 12(4) के कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आया या फिर प्रायर परमिशन के लिए अप्रूवल आया, तो आप 7 कंडीशन चेक करोगे। सर पहले वाले में 7 कंडीशन है, उसके बाद 2 करके कंडीशन है। तो पहले वाले में 7 और उसके बाद 6 कंडीशन। 7 कंडीशन क्या है सर? पहले का ABCD PSU क्या है सर? एक्ट। अगर किसी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन या एक्ट के किसी प्रोविजन का कॉन्ट्रावेंशन आप करके बैठे हो तो आपको एप्लीकेशन नहीं ग्रांट करेंगे, आपका एप्लीकेशन नहीं एडमिट करेंगे। B, अगर आप फिक्टिटियस या बेनामी पर्सन हो। C, इफ यू आर कन्विक्टेड और प्रोसिक्यूटेड फॉर व्हाट? फॉर टू सीज, या तो कन्वर्जन में इन्वॉल्व हो आप, या कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी में। कन्वर्जन मतलब एक रिलीजियस फेथ से दूसरे रिलीजियस फेथ में कन्वर्ट कर रहे हो, या फिर सर कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी क्रिएट कर रहे हो। इन दैट केस C, यू आर डिस्क्वालिफाइड। D, अगर आप गिल्टी रहे हो डाइवर्जन या मिस यूटिलाइजेशन के, तो आपको अप्रूव नहीं करेंगे। PSU, P, सर इफ यू हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 3 में। S, अगर आप
एंगेज्ड हो इन प्रोपगेशन ऑफ सेडिशन, सेडिशन मतलब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काना, या फिर सर यू अगर आप जो पैसे ला रहे हो ना उसको पर्सनल गेन के लिए या अनडिजायरेबल एक्टिविटी के लिए यूज करोगे तो सर 7 चीजों के लिए अगर यूज करोगे तो हम आपको अप्रूवल नहीं देंगे सर। कंडीशन फॉर ग्रांटिंग ऑफ सीओआर और पीपी, पहले 7 कंडीशन, ए अगर एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन करते हो, बी अगर बेनामी हो, सी अगर आप कन्विक्ट हुए हो किस चीज के, अगर कन्वर्जन के लिए या फिर कम्युनल टेंशन या डिसहार्मनी के लिए, उसके बाद सर डी अगर आप डाइवर्जन ऑफ फंड्स में इन्वॉल्व हो, पी अगर आप प्रोहिबिटेड हो, एस अगर आप एंगेज्ड इन प्रोपगेशन ऑफ सेडिशन हो, और यू अगर आप अनडिजायरेबल पर्पस के लिए वो पैसे यूज करोगे ऐसा लगता है तो आपको सर अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके नीचे सर सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या है, आप पास्ट में अच्छे काम कर चुके हो और फ्यूचर के लिए अच्छा काम आपके पास है तो जाके हम आपको अप्रूवल देंगे। मतलब क्या, द एप्लीकेंट हैज अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स चूजन फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। आपने रीजनेबल एक्टिविटी किया है सर। रीजनेबल एक्टिविटी क्या है, मैंने रूल्स में डाला था ये सोच करके कि आईसीआई अपने मॉड्यूल में इंक्लूड करेगा, लेकिन उन्होंने नहीं इंक्लूड किया, तो इसको प्लीज काट दो सर। रीजनेबल एक्टिविटी आपने किया है जब आप एप्लीकेशन दे रहे हो, तो ऐसा नहीं आज एंटिटी बनी और कल एप्लीकेशन दे दिया, आपने कुछ हद तक काम किया है और उसके अलावा सर आपके पास एक रीजनेबल प्रोजेक्ट भी है, मतलब फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो वैसे एक प्रोजेक्ट भी है फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। मतलब आप बताओ क्यों पैसे ला रहे हो। उसके बाद सर अगर आप इंडिविजुअल हो, ना ही आप कन्विक्टेड हो, ना ही प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट कोई पेंडिंग है, और अगर आप इंडिविजुअल नहीं हो, कोई और अदर देन इंडिविजुअल हो, तो आपके डायरेक्टर्स या आपके ऑफिस बेयरर्स जो हैं वो कन्विक्टेड नहीं है या उनके अगेंस्ट कोई प्रोसिक्यूशन पेंडिंग नहीं है। तो सर सेकंड और थर्ड पॉइंट क्या था, रीजनेबल एक्टिविटी किया है और करने वाले हो। तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट क्या था, ना कन्विक्टेड हो, ना अगर इंडिविजुअल हो तो कोई कन्विक्टेड नहीं है, और अगर सर इंडिविजुअल के अलावा है तो कन्विक्टेड उसके पार्टनर्स और ऑफिस बेयरर्स नहीं है। उसके बाद सर सिक्स्थ और सेवंथ पॉइंट, जो आप पैसे लाने वाले हो ना, इट विल लाइकली नॉट इफेक्ट वो 5 चीजें, सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक इंटरेस्ट, वो जो 5 चीजें थी वो 5 चीजों को इफेक्ट नहीं करेगा। वो किसी ऑफेंस का इंसाइटमेंट नहीं करेगा, मतलब उसके वजह से कोई ऑफेंस शुरू नहीं होगा, एंड इट विल नॉट एंडेंजर द लाइफ और फिजिकल सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। ये लास्ट के कंडीशन तीनों अगर सेटिस्फाई होंगे, ये सातों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगे सर, तो आपको क्या मिल जाएगा, अप्रूवल। सर क्या पूरा का पूरा याद करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उतना याद कर लो, उससे जितना याद होगा उतना ही याद हो पाएगा। 7 चीजें ABCD PSU, उसके बाद 2 रीजनेबल एक्टिविटी किया हो और रीजनेबल प्रोजेक्ट हो फ्यूचर में करने के लिए। इंडिविजुअल जो है वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, अगर अदर देन इंडिविजुअल है तो उसमें जो डायरेक्टर या ऑफिस बेयरर है वो कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। और 2 क्या, और 3 पॉइंट है सर फिर कि आप जो पैसे लाने वाले हो उससे क्या नहीं होने वाला, इट विल नॉट लाइकली प्रेजुडाइज दी सोवेरेनिटी इंटीग्रिटी, वो वाले पॉइंट्स। उसके बाद सर इट विल नॉट लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस एंड इट विल नॉट एंडेंजर दी लाइफ और सेफ्टी ऑफ एनी पर्सन। उसके बाद सर जो आपको COR या PP मिल गया उसकी वैलिडिटी क्या होगी सर, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ना उसकी वैलिडिटी होगी 5 साल फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, और प्रायर परमिशन विल बी वैलिड फॉर अ स्पेसिफिक अमाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। जो आप जिस चीज के लिए अप्रूवल लोगे उसके लिए प्रायर परमिशन वैलिड होगा। सर ये जो एडिशनल रूल है ना लास्ट में, एडिशनल रूल भी इन्होंने आपके मॉड्यूल में नहीं डाला है, प्लीज काट दो। और दुखी मत होना काटने के लिए, खुश हो जाओ, पढ़ लो बोलता तो खुश थोड़ी होते। अब सर सुनो, सेक्शन 17 है, इंटीमेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट वेरियस चेंजेस। सर अगर आपका फॉर्म 6A से 6C में कोई भी चेंजेस आप इंटीमेट कर रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो चेंजेस वैलिड तभी होंगे जब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा वो चेंजेस को। सर बहुत प्रोसीजरल है, इंपॉर्टेंट बातों पे आते हैं। सेक्शन 12A इन्होंने एक अच्छा सा अमेंडमेंट डाला है। सेक्शन 12A इन्होंने क्या बोला पता है, जब आप कोई एप्लीकेशन लेके जा रहे हो ना सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपके सारे ऑफिस बेयरर का आधार कार्ड मांग सकता है। Central government may require any person seeking permission and prior permission under section 11 or making application for COR under section 12 or seeking certificate of registration under section 16। मतलब सर रिन्यूअल अगर भी करवा रहे हो तो वो आपसे आपके सारे ऑफिस बेयरर का आधार कार्ड मांग सकता है। और सर ये कोई बहुत बड़ा आस्क नहीं है, आधार कार्ड तो सबके पास होगा ही ना। आधार कार्ड कौन सा सर, एज पर आधार TDF एंड OSBS एक्ट। सर ये वही एक्ट है जो हम कहां पे पढ़ते हैं, हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में पढ़ते हैं। या फिर सर वो आपके कॉपी पासपोर्ट मांग सकता है या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मांग सकता है। अगर आप एक फॉरेनर हो तो सर आपसे डॉक्यूमेंट मांग सकता है आपके सारे ऑफिस बेयरर का। सेक्शन 14A 15 16 वेरी इंपॉर्टेंट सर, इससे क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन 13 पढ़ाने के पहले सेक्शन 14 पढ़ाता हूं। सेक्शन 14 कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ योर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, या फिर सर सुनो 5 केसेस जहां पे आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कौन से 5 केसेस है सर, TAPID, अगर आपने किसी टर्म्स और कंडीशंस का वायलेशन किया है, T अगर आपने एक्ट के किसी प्रोविजन का वायलेशन किया है, A अगर आपने पब्लिक इंटरेस्ट में, अगर आपको लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में इट इज नेसेसरी टू कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप कैंसिल कर दोगे। I अगर आपने कोई फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है जब
जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे रजिस्ट्रेशन के लिए तब आपने कोई फॉल्स या इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है तो कैंसिल हो जाएगा। डी मतलब क्या सर, आप 2 साल से कोई भी रीजनेबल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो या फिर अगर आप डिफंक्ट हो गए हो तो क्या करेगा भाई, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कैंसिल कर देंगे COR। लेकिन सर आपका कैंसिलेशन तब तक नहीं होगा जब तक आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है, और जब एक बार कैंसिल हो जाएगा ना तो 3 साल के लिए ठंडा हो जाना, 3 साल तक तेरे को फ्रेश सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। दोस्त मेरी बात सुनो, 5 कंडीशन कौन से थे जिसपे कैंसिल हो सकता है? TAPID। क्या है सर? ठीक है सर, अगर टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसका वायलेशन हुआ है, ए अगर एक्ट का वायलेशन हुआ है, पी अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी लगता है, आई अगर इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट आपने दिया जब आप एप्लीकेशन दे रहे थे रिन्यूअल के लिए या फिर फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए, या फिर डी सर अगर आप डिफंक्ट हो गए हो या फिर 2 साल से आप कोई भी रीजनेबल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी, तो आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। पर सर सेक्शन 14 में जब हम आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की बात कर रहे हैं ना, तो जब हम कंसिडर कर रहे हैं कैंसिलेशन के लिए, उसके पहले अगर आप चाहो ना तो कुछ समय के लिए सस्पेंड कर सकते हो उनका लाइसेंस। क्या कर सकते हो सर? COR सस्पेंड कर सकते हो पेंडिंग कंसिडरेशन ऑफ कैंसिलेशन अंडर सेक्शन 14 इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड। क्या कि भैया सस्पेंड करना जरूरी है, तो वो रीजंस अपना रिकॉर्ड करेगा और सस्पेंड कर देगा सर लाइसेंस। कितने दिन के लिए सर? 180 डेज के लिए सस्पेंड करेगा, और अगर चाहे तो 180 डेज के बाद फिर से फर्दर 180 डेज का एक फर्दर सस्पेंशन कर सकता है। जैसे कि सर अभी जो मैं आपको बता रहा था, मदर टेरेसा की जो चैरिटी ट्रस्ट है उनको पहले 180 डेज के लिए सस्पेंड किया, फिर अभी उनका सस्पेंशन वापस 180 डेज से एक्सटेंड कर दिया। सर जब सस्पेंशन हो जाता है तो क्या हो जाता है? सर जब सस्पेंशन हो जाता है ना तो क्या होता है, आप उस समय फॉरेन कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं करोगे, और सर अगर आपको रिसीव करना है ना तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगा तो रिसीव कर लेना। और सर जो पैसे रिसीव कर चुके हो ना उसको कतई यूटिलाइज नहीं करोगे, अगर यूटिलाइज करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लेना। लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूटिलाइजेशन के लिए रूल बनाया, बोले आपके पास जितने पैसे हैं ना उसमें से 25% आप यूज कर सकते हो प्रायर अप्रूवल लेकर के, अगर वो जो पैसे हैं उसको आप अपने डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन जो बचे हुए 75% है ना, जब तक सस्पेंशन है तब तक उसको यूज नहीं कर सकते, जब सस्पेंशन सीज हो जाएगा उसके बाद ही वो पैसे यूज कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको परमिशन नहीं दे सकता। सर वापस से सुनो, सस्पेंशन क्या होता है? अगर आपका कैंसिल होने के पहले अगर हमको लग रहा है इट इज नेसेसरी दैट वी सस्पेंड द COR, यू कैन सस्पेंड फॉर 180 डेज, फर्दर एक्सटेंशन ऑफ 180 डेज ऑफ सस्पेंशन। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा सर? पैसा नहीं ला सकते और यूटिलाइज नहीं कर सकते। पैसा ला सकते हो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रायर अप्रूवल ले लो, यूटिलाइज करने के लिए 25% तक आप यूटिलाइज कर सकते हो। 2 कंडीशन मीट होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल गया और जो फाइनेंस और जो ऑब्जेक्टिव है आपके एसोसिएशन का, वो ऑब्जेक्टिव में आप खर्चा कर रहे हो, और जो बाकी 75% है ना उसको यूटिलाइज कर ही नहीं सकते जब तक आपका सस्पेंशन रिवोक नहीं हो जाता। सर सेक्शन 14A अमेंडमेंट आपके मॉड्यूल में इंक्लूडेड है। सेक्शन 14A क्या है सर? सरेंडर ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपको COR मिल गया है और अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हो तो आप सामने से भी सरेंडर कर सकते हो। पर्सन में मेक एन एप्लीकेशन इन द फॉर्म FC7 में एप्लीकेशन दो। पर सर जब आप सरेंडर का एप्लीकेशन दोगे ना, CG 2 चीजें चेक करेगा कि सबसे पहला, क्या तुमने कोई एक्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन किया है? कहीं तुम कॉन्ट्रीब्यूशन करने के बाद जबरदस्ती तो सरेंडर नहीं कर दे रहे हो। और दूसरा, जो आपके जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पास है या फिर उन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन को यूज करके जो आपने असेट्स बनाए थे उसका क्या होगा? वो सेक्शन 15 के अंदर मैनेजमेंट वेस्ट हो जाएगा सर किसी और के पास। और अगर आपको लगता है दोनों कंडीशन मीट हो रही है तो आप सरेंडर एक्सेप्ट कर लो। अब सर सुनो, जिस दिन आपका सरेंडर ऑर्डर एक्सेप्ट हो गया ना, उस दिन आपके COR की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, उस दिन आपका COR की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। सेक्शन 15 सर, मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड द असेट्स मेड आउट ऑफ दोस फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, COR कैंसिल हो जाता है, या फिर आपका सस्पेंड हो जाता है, सस्पेंड नहीं, या तो कैंसिल हो जाता है या सरेंडर हो जाता है, तो आपने जो अभी तक फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाके रखे हैं या फिर उससे जो असेट्स बना रखे हैं, स्कूल बना रखे, बिल्डिंगें बना रखी, वो किसका हो जाएगा सर? लॉ ने बोला कि वो प्रिस्क्राइब बैंकिंग अथॉरिटी को हो जाएगा, जिसका नाम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा। अब सर वो जिसको प्रिस्क्राइब करेगा उसका रोल क्या होगा? उसका रोल ये होगा कि अगर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में सही लगता है, then in that case it will manage the activity of such person and utilize the foreign contribution or dispose assets if adequate funds are not available। मतलब सर अगर एक NGO है जिसका काम है भूखों को खाना खिलाना, हर दिन दोपहर को रात को लंच और डिनर प्रोवाइड करते हैं, तो अचानक से आप बंद नहीं कर सकते सर। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर देगा तो आपको वो एक्टिविटी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, और उस एक्टिविटी के लिए अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन यूज करना है तो आप यूज कर लो, और अगर आपको लगता है कोई एसेट बेच करके पैसे लाके उसको यूज करना है तो उसको भी यूज कर सकते हो। सर सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ COR वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप मेरे साथ बने हुए हो? क्या आप मेरे साथ बने हुए हो? सर आप बात पे हमको चेक करने आ जाते हो। अरे सुन तो लो मेरी बात दोस्तों, सुन तो लो, खत्म हो जाएगा बस, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए। सर सेक्शन 16 रिन्यूअल ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करवा सकते हो? हाँ सर करवा सकते हो। दिमाग में मैं जो बोल रहा हूं अभी डाल लेना,
एकदम, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। सर रिन्यूअल कब करवाना पड़ेगा? जिस दिन आप सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको मिलता है ना, उससे 5 साल तक की वैलिडिटी रहती है। मतलब अगर 1 जनवरी 2022 को मिला, सॉरी 1 जनवरी 2021 को मिला, तो वैलिडिटी होगी 31 दिसंबर 2025 तक। लेकिन सर अगर 31 दिसंबर 25 के बाद आपको रिन्यू करवाना है ना, तो रिन्यूअल का जो एप्लीकेशन है वो 30 जून 2025 से लेकर के 31 दिसंबर 2025 के बीच में आप दोगे। किसको दोगे सर एप्लीकेशन? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में? 3C में। 3A क्या था सर? 3A क्या था? फर्स्ट टाइम फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। 3B क्या था? प्रायर परमिशन। 3C क्या है? 5,000 रुपए के फीस के साथ आप रिन्यूअल का एप्लीकेशन देते हो। कितना फीस बोला सर मैंने? 5,000 रुपए फीस। लेकिन अगर आप समय पे रिन्यूअल का एप्लीकेशन नहीं देते हो ना, तो हम आपको जिस दिन आपका एक्सपायरी हो जाएगा ना, जिस दिन आपके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का एक्सपायरी हो जाएगा ना, उसके बाद भी 1 साल तक का समय देंगे। मतलब 31 दिसंबर 2025 के पहले एप्लीकेशन देना था, अगर आपने नहीं दिया तो 31 दिसंबर 2026 तक का समय देंगे। उस बीच में आप कभी भी फॉर्म FC3C फाइल कर सकते हो। उस FC3C के साथ 5,000 रुपए एप्लीकेशन फी तो दोगे, उसके साथ 5,000 रुपए लेट फी भी आपको भरना पड़ेगा। अब सर जिस दिन अगर एप्लीकेशन फाइल करना था, जो लास्ट डेट था, जो 31 दिसंबर 2025 था, उस दिन अगर एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हो तो क्या होगा? उस दिन सर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा। अब सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ना तुम कोई पैसे रिसीव कर सकते हो, ना तुम कोई पैसे यूटिलाइज कर सकते हो। जो भी फाइनेंशियल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आपने लाया था ना, वो सारे प्रिस्क्राइब बैंकिंग अथॉरिटी के पास चला जाएगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर एप्लीकेशन नहीं किया ना रिन्यूअल का, तो आप फिर उसके बाद रिन्यूअल का एप्लीकेशन कर ही नहीं सकते। आपको तो फिर फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मांगना पड़ेगा। तो सर अगर 31 दिसंबर 2025 तक नहीं किया ना, 2 ऑप्शन है। 31 दिसंबर 2026 तक FC3C फाइल कर दे अलोंग विद लेट फी, या फिर उसके बाद तू FC3A फाइल कर ले 10,000 रुपए के फीस के साथ, जैसा तेरे को ठीक लगे। लेकिन सर तुम्हारा 31 दिसंबर 2025 को क्या खत्म हो जाएगा? तुम्हारा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। अब सर जब आप रिन्यूअल का एप्लीकेशन देते हो, तो वापस से सेंट्रल गवर्नमेंट वही करता है जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन के समय करता है। क्या 90 डेज के अंदर आपको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगा, और सर एक्सेप्ट करने के पहले इंक्वायरी करेगा कि सेक्शन 12 सबसेक्शन 4 के सारे कंप्लाइंस मीट हो रहे हैं क्या। और इस बार अगर रिन्यूअल दे दिया तो रिन्यूअल की वैलिडिटी जो रहेगी 5 साल रहेगी। सर उसके नीचे एक नोट है, कोविड रिलेटेड है, वो शायद आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, शायद मॉड्यूल कैप्चर भी नहीं करता है। अगर आपको समझ आया और अगर आपको समझना है तो काट दो, वो डिसंबर 31 की जगह अभी और अमेंड होकर के मार्च 31 2022 तक एक्सटेंड हो गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है सर अकाउंट्स, इंटीमेशन, ऑडिट एंड डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स। अब हम एकदम वो चीजें पढ़ेंगे जो हर एक्ट में होती है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है एक्सेप्ट फॉर सेक्शन 17 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे जो अकाउंट की बात कर रहे हैं ना सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं, बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू शेड्यूल्ड अकाउंट। सर एक बार ना क्लास में जो चार्ट बनाया था याद करो, और एक बार मैं जो बता रहा हूं वो सुनो और बोलो हाँ आपको समझ आया क्या। आप जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करोगे ना, सिर्फ एक अकाउंट में रिसीव करोगे। कौन सा सर? FCRA अकाउंट, जो SBI के न्यू दिल्ली ब्रांच के साथ आपने खोला है, संसद मार्ग वाले ब्रांच में, वहीं पे सिर्फ रिसीव करोगे। उसके अलावा कहीं भी और रिसीव करोगे तो कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। अब जब न्यू दिल्ली वाले ब्रांच में पैसा आ गया है FCRA अकाउंट में, उसके बाद उस पैसों को आप 2 जगह ट्रांसफर कर सकते हो। या तो कोई और एक FCRA अकाउंट जो आपने किसी शेड्यूल्ड बैंक के साथ खुलवा रखा है, या फिर कोई भी और अकाउंट, कोई भी और अदर नॉर्मल बैंक अकाउंट जो आपने किसी भी शेड्यूल्ड बैंक के साथ खुलवा रखा है, उनके पास आप ट्रांसफर कर सकते हो। सर क्यों ट्रांसफर कर रहे हो? फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। सर मैक्सिमम टोटल 2 FCRA अकाउंट खुलवा सकते हो। एक SBI न्यू दिल्ली के साथ तो खुलवाना ही पड़ेगा, उसके अलावा किसी भी आपके चॉइस के शेड्यूल्ड बैंक के साथ खुलवा लो। अब सर सुनो, आप इन जो बैंक अकाउंट जहां पे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जा रहा है ना, वहां पे कोई भी लोकल रिसीट्स नहीं आएगा। नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन विल बी रिसीव्ड इन सच अकाउंट। और सर इन्होंने बैंक्स पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है कि बैंक तेरे को ना 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है FC से रिलेटेड, अगर पैसा आया है या गया है, आवत है या जावत है, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, आपको 48 आवर्स के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। सर सेक्शन 18, सर सुनो ना, सेक्शन 18 इंटीमेशन। सर एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है। एवरी पर्सन, हर पर्सन जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन है ना, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कितना अमाउंट फॉरेन कंट्रीब्यूशन का आया, कहां से आया और क्या पर्पस के लिए आया। उसके बाद सर रूल 17 आता है जो आपको बोलता है एनुअल रिटर्न के बारे में। एनुअल रिटर्न क्या होता है सर? फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, उसके 9 महीने के अंदर अंदर एक रिटर्न फाइल करना। मतलब FY 2021 खत्म हुआ तो 21 के 31 दिसंबर 2021 तक आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा सर फॉर्म FC4 में।
है। वो एनुअल रिटर्न क्या होगा सर? वो एनुअल रिटर्न जो है उसमें आपको तीन चीजें अटैच करनी पड़ेगी, इनकम एंड एक्सपेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और आपको रिसीट एंड पेमेंट का मतलब पीएनएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट बस अटैच करना पड़ेगा सर। ये जो रिपोर्ट होगा ना इसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा और 9 महीने के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाना पड़ेगा सर। FC4 बोला मैंने, FC4 उस FC4 के साथ एक और चीज अटैच करना भाई, आप ना उसके साथ बैंक स्टेटमेंट भी अटैच कर देना। वो बैंक स्टेटमेंट, वो एक्सक्लूसिव बैंक अकाउंट जिसमें आपको पैसे आ रहे हैं, मतलब सर वो न्यू दिल्ली वाला अकाउंट। और सर सुनो बैंक स्टेटमेंट तो अटैच जो करोगे ना वो बैंक के ऑफिसर से ऑथराइज करवा लेना, सिग्नेचर करवा लेना कि भैया हाँ ये ओरिजिनल है। और उस बैंक स्टेटमेंट को प्रिजर्व करना पड़ेगा कब तक? जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है ना उसके बाद 6 साल तक आपको प्रिजर्व करना पड़ेगा। और सर FC4 के साथ अटैच करके दे देना। लेकिन सर अगर आपको इस साल में कोई भी करेंसी नहीं आई है, सिर्फ आर्टिकल या सिक्योरिटी आया है, कोई भी करेंसी नहीं आई है, सिर्फ आर्टिकल या सिक्योरिटी आया है ना, तो आपको FC4 की जगह FC1 फाइल करना पड़ेगा। FC4 की जगह FC1 फाइल करना पड़ेगा। सर अगर कुछ भी पैसे नहीं आए साल में तो भी क्या FC4 फाइल करना पड़ेगा? हाँ, तुमको नील रिपोर्ट फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे नहीं आए ऐसा हो सकता है लेकिन पैसे यूटिलाइज तो हुए होंगे ना, तो भले नील रिपोर्ट फाइल करो कि भैया कोई भी पैसे रिसीव नहीं हुए, लेकिन FC4 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन सर ना कोई पैसे आए हैं ना ही आपने कोई पैसे यूटिलाइज किए हैं, तब भी आपको नील रिपोर्ट तो फाइल करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ ऑडिटर का रिपोर्ट, उसके साथ साथ इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें अटैच नहीं करनी पड़ेगी सर। ये सारी चीजें अटैच नहीं करनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है ना, तो जिस क्वार्टर में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है उस क्वार्टर के खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर अंदर उसको अपने वेबसाइट पे भी डाल देना कि भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है। सर सेक्शन 19 मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, आपको सारे रिसीट्स या एक्सपेंसेस के एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। आप उसको अपने एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट से मर्ज नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन सारा अलग से मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 20 ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, सर ये वो ऑडिट नहीं है जो ऑडिटर करता है, ये वो ऑडिट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करवा रहा है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लग रहा है कि आपने सेक्शन 7 में इंटीमेशन नहीं दिया, या इंटीमेशन के बेसिस पे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसको देख के लग रहा है यार इसने तो कोई कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर करेगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट हो। और जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कौन करेगा सर? कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर कहां से ऑथराइज होगा? जो गैजेटेड ऑफिसर होगा ना उसको ऑथराइज करोगे। अब सर जो गैजेटेड ऑफिसर है ना वो ऑडिट करने के लिए आपके प्रीमाइसेस में एंटर कर सकता है। बिफोर सनसेट या आफ्टर सनराइज आपको एंटर करना पड़ेगा, उस बीच में आप एंटर नहीं कर सकते। सेक्शन 21 सर इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, सर ये वाला जो इंटीमेशन बाय कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है, ये वाला प्रोविजन मॉड्यूल में नहीं है। लेकिन सर आपके एक बार पिछले पास्ट पेपर्स में कहीं तो भी ये क्वेश्चन MCQ में आया था। सर जो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन होता है वो जिस दिन अपने आप को नॉमिनेट कर रहा है ना उसके पहले के 180 डेज में उसने जितने भी पैसे लिए हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, वो उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को विदिन 45 डेज ऑफ हिज नॉमिनेशन। मतलब सर आज नॉमिनेट हो रहा है, इसके पहले जो भी पैसे लिए 45 डेज के अंदर रिपोर्ट करना पड़ेगा। और कौन से फॉर्म में करोगे सर? आप फॉर्म FC1 में रिपोर्ट करोगे। सेक्शन 22 डिस्पोजल ऑफ असेट क्रिएटेड आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर अगर कोई कंपनी है जो कोई है जिन्होंने फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट किया है और अब वो सीज हो गए, एग्जिस्ट करना या फिर डिफंक्ट हो गए, तो उनके जो असेट्स हैं उनको डिस्पोज ऑफ करोगे। कैसे करोगे सर? जैसा एक्ट बताएगा वैसे डिस्पोज ऑफ कर देना। एडजुडिकेशन फॉर कॉन्फिस्केशन, सर अगर आपने कोई असेट कॉन्ट्रावेंशन में लिया है, कोई आर्टिकल, करेंसी या सिक्योरिटी कॉन्ट्रावेंशन में लिया है, तो उसका कॉन्फिस्केशन होगा। तो कॉन्फिस्केशन कौन ऑर्डर पास करेगा सर? डिपेंड करता है अमाउंट कितना है। अगर 10 लाख तक का अमाउंट है तो एक जुडिशियल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द असिस्टेंट सेशन जज, जुडिशियल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सेशन जज, अगर 10 लाख के लिमिट तक का क्या है, तक की प्रॉपर्टी या असेट है। लेकिन सर जो वैल्यू ऑफ आर्टिकल या करेंसी है वो अगर 10 लाख से ज्यादा की है ना, 10 लाख से ज्यादा की है, सर यहां पे सिक्योरिटी क्यों नहीं लिखा है? सर यहाँ पे सिक्योरिटी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि आप कॉन्फिस्केशन की बात कर रहे हो, जाके रिलायंस का शेयर्स छीन के ले आओगे क्या? नहीं ना, कॉन्फिस्केशन की बात कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटीज नहीं कवर्ड है। जो आर्टिकल या करेंसी है अगर वो बिना लिमिट किए, मतलब आप लिमिट नहीं देख रहे हो, तो आपको अप्रूवल कोर्ट ऑफ सेशन से लेना पड़ेगा। कोर्ट ऑफ सेशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा सर, फिर जाके आप कॉन्फिस्केशन कर सकते हो। सर कोई भी कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर तब तक नहीं पास किया जाएगा जब तक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं दिया जाता है। अब सर अगर आपके अगेंस्ट कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर पास हो गया तो क्या आप अपील कर सकते हो? बिल्कुल अपील कर सकते हो। जिसने भी ऑर्डर पास किया उसके हायर अथॉरिटी को अपील कर देना। मतलब अगर किसी असिस्टेंट सेशन जज ने पास किया ऑर्डर तो अपील कर दो आप कोर्ट ऑफ सेशंस के पास, या फिर अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ऑर्डर पास किया था तो आप अपील कर दो हाई कोर्ट के पास। सर कितने दिन में अपील फाइल करना पड़ेगा? 1 मंथ के अंदर। 1 मंथ, 30 डेज नहीं लिखा, 45 डेज नहीं लिखा, इनको लिखना था 1 मंथ। और 1 मंथ के बाद आप फर्दर 1 मंथ का एक कंडोनेशन फॉर डिले भी मिल जाएगा। या फिर सर अगर कोई और पर्सन
सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से अग्रीव्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से ऑर्डर से सर? सेक्शन 5 में या सेक्शन 12 में या सेक्शन 14 में जो ऑर्डर है। सेक्शन 5 में क्या ऑर्डर है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर वाला ऑर्डर है। सेक्शन 12 में क्या ऑर्डर है? अगर आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया, या फिर सर सेक्शन 14 में अगर आपका COR कैंसिल हो गया और इस ऑर्डर से अगर आप अग्रीव्ड हो ना, तो सीधा हाईकोर्ट के पास पहुंच जाना। कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। 2 महीना नहीं लिखा दोस्त इन्होंने, 60 दिन लिखा। उसके बाद सर सेक्शन 32 रिविजन ऑफ एन ऑर्डर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई ऑर्डर देता है और उसको सुओ मोटो या किसी की एप्लीकेशन पे अगर उसको समझ आता है इसमें रिवीजन करने की जरूरत है, तो वो रिवीजन कर सकता है। शर्त एक ही है, रिवीजन जो है आप ऑर्डर के बाद 1 साल के अंदर कर सकते हो अगर आप सुओ मोटो कर रहे हो, या फिर अगर किसी का एप्लीकेशन आ रहा है तो वो एप्लीकेशन 1 साल के अंदर आया है तब जाके आप रिवीजन कर सकते हो। अगर सर आप रिवीजन के लिए एप्लीकेशन देना चाहते हो तो किसको एप्लीकेशन दोगे? सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और उसके साथ 3000 रुपए भी देना पड़ेगा। पैसे पैसे पैसे, खाली पैसे चाहिए इनको। सर 3000 रुपए भी देना पड़ेगा। अगर आप, किसकी गलती है भाई? ऑर्डर उसने गलत पास किया था तो उसमें क्यों तुमको पैसे देने पड़ेंगे? पर देना पड़ेगा सर। उसके बाद कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं, कुछ ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं। प्लीज एक बार रीड कर लो, प्लीज एक बार बस रीड कर लो, क्योंकि क्या ही कर लोगे? जेल है, फाइन है, जेल है, फाइन है, जेल है, फाइन है। बस सर एक चीज ध्यान रखो, एक पेनल्टी इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूं। एक बार अगर आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन के कोई भी ऑफेंस में पेनल्टी लग गई और उसके बाद फिर 5 साल के अंदर अगर उसके बाद तुमने फिर से कभी भी वो कंट्रीब्यूशन कमिट, अच्छा फिर से बोलता हूं, सुनो, हकलाने लग गया मैं, सुनो। अगर आपने आज कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन का क्राइम किया, कोई ऑफेंस किया, उसके लिए आपको कन्विक्शन हो गया, उसके लिए आपको जेल हो गई। अब वापस से अगर आपने फिर से वो सेम गलती की ना, तो आप 5 साल तक के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के लिए। क्या बात हुई है? यही बात है कि अगर सेम गलती दोबारा करोगे तो 5 साल के लिए आप इनएलिजिबल हो जाओगे। सर सेक्शन 39 ऑफेंसेस बाई कंपनी बचपना है। सेक्शन 40 बचपना है। सेक्शन 41 सर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, कंपाउंडिंग ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। सर क्या होता है अगर आपका प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं हुआ है तो बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन आप जाके बोल सकते हो मेरे को ऑफेंसेस का कंपाउंडिंग करवाना है। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन आप दोगे सर। कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन अगर प्रोसिक्यूशन शुरू होने के पहले दे रहे हो तो कंसीडर किया जाएगा। अगर सर आपका एक बार कंपाउंडिंग हो गया और उसके बाद 3 साल के अंदर अगर आपने सेम गलती की है ना, तो उसका कंपाउंडिंग नहीं हो सकता सर। लेकिन 3 साल के बाद अगर कोई गलती की है ना, तो उसको माना जाएगा पहली बार ये गलती की है और कंपाउंडिंग हो जाएगा। अब सर कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन किसको फाइल करोगे? वापस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को फाइल करोगे 3000 रुपए के साथ। सर एक बार आपका अगर कंपाउंडिंग हो जाएगा ना, तो उसके बाद आपके अगेंस्ट कोई भी प्रोसिक्यूशन शुरू नहीं होगा। लाइव क्लास वाले बच्चों टेंशन मत लो, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में समझा दूंगा, ठीक है? हाँ गोयल, आती है, बिल्कुल आती है पेनल्टीज। किसने मना किया पेनल्टीज नहीं आती है? सर दैट्स इट। समझ आया क्या दोस्तों? अगर समझ आया तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, क्योंकि आपको पता है एक लाइक ज़रूर ठोक के जाना। और समझ आया कि नहीं मेरे को बताओ, और चलो अपन मिलते हैं अगले हफ्ते। सर एक चीज़ बता देता हूँ, ऑलमोस्ट सारे रिवीजन वीडियोस मेरे अभी यूट्यूब में हो गए हैं। 2-3 छोटे छोटे चैप्टर्स के नहीं हुए होंगे, वो अपन कर लेंगे। और सर 21 मार्च से मैराथन शुरू हो रहा है, लॉ का रिवीजन मैराथन, जिसमें 6 दिन में हम लोग लॉ खत्म करने वाले हैं। मैं पूरा डिटेल शेड्यूल बना करके देने वाला हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो लिंक पकड़ो और आ जाओ टेलीग्राम पे, वहां पे अपन करेंगे क्या? रिवीजन। चलो गाइस, थैंक्स अ लॉट। आई विल सी यू ऑल नेक्स्ट वीक। हैव अ गुड इवनिंग, बाय बाय।